हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम एडिटोरियल या करंट अफेयर डिस्कशन करने के बाद मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 10 मई 2025 से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में। हालांकि कल जो आर्टिकल आए थे उन पर ये प्रश्न निर्मित हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज का जो पहला MCQ है, जो पहला प्रश्न है, वो यहाँ पे बात करेगा कि भारत यूके व्यापार संबंधों के बारे में। पहला, द्विपक्षीय या बायलैटरल जो ट्रेड है उसका आयतन 2023-24 में $20 बिलियन को पार कर गया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये बात सही है। और जो भारत का यूके का व्यापार है पार कर गया। दूसरा, यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 2027 तक लागू किया जाएगा। ये भी सही है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तीसरा, भारत ने ब्रिटिश शराब आयात पर पलटवार के रूप में न्यूनतम आयात मूल्य लगा दिया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं लगाया है। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में जाने तो ये ऐसा टूल है जिसे EU ने अपनाया है और ये बेसिकली अगर आप देखें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बेसिस के आधार पर है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी देश, जो भी संस्था, जो भी व्यापारिक इकाई पोल्यूशन करेगी उसी को उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। लेकिन जो CBAM है ये काहे की बात करता है? कार्बन टैक्स लगाता है, कार्बन टैक्स लगाता है। इसका लक्ष्य कार्बन लीकेज को रोकना, ग्लोबल स्तर पर जो जलवायु न्याय है, क्लाइमेट जो जस्टिस है, उसको इंश्योर करना। और ये यूरोपियन यूनियन है और UK है, इन दोनों की पहल है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो एक तरह से क्या है कि एक किसी देश को जो उसका व्यापारिक घाटा है उसको कम करने में भी मदद करता है। तो कई बार देश इस वजह से भी आप देखें CBAM लगाते हैं, खासतौर पर UK के संदर्भ में भी इसको हम देख सकते हैं। तो ये समस्या देखने को मिलती है। 2023 में ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ था इसका और अभी केवल रिपोर्टिंग की जा रही है। 2026 से इस कर की वसूली होगी, ऐसा यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया। अगर हम बात करें मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी के, तो मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी क्या बोला जाता है? एक ऐसा टूल है जिसके तहत सरकार किसी विशेष वस्तु की आयात पर कुछ ड्यूटी लगाती है, कुछ ड्यूटी लगाती है। यदि कोई उत्पाद इस तय मूल्य से कम कीमत पर विदेश में आता है तो सरकार उस पर रोक लगाती है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगाती है। और इस संदर्भ भारत ने चीन का जो स्टील था उसके संदर्भ में रोक लगाई थी, 2016 में MIP को लागू किया था। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के संदर्भ भारत ने लागू नहीं किया है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर दूसरा प्रश्न की, युद्ध काल में ब्लैकआउट से नागरिकों में घबराहट कम होती है क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में रोशनी बंद होती है। यह स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा यहाँ पे बात कर रहा है, ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य शत्रु विमान ड्रोन के लिए दृश्यता को बाधित करना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला जो कथन है वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ब्लैकआउट से नागरिक घबराहट कम हो जाएगी या रोशनी बंद हो जाएगी या हमले नहीं होंगे। लेकिन बेसिकली पर्पज यहाँ पे ये होता है कि जो विमान है और ड्रोन है उनकी दृश्यता कम हो जाए, विजिबिलिटी कम हो जाए, ये यहाँ पे लक्ष्य होता है। फिर तीसरा प्रश्न बात करेगा भारत में लूटरिंग म्यूनिशंस रिपोर्ट के बारे में, लूटरिंग म्यूनिशंस के बारे में बात करेगा। अब ये लुटेरिंग म्यूनिशंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें कि होता क्या है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो लोटिंग म्यूनिशन है वे हथियार ऐसे होते हैं जो ड्रोन की तरह उड़ते हैं और लक्ष्य के ऊपर तक कुछ समय तक रहेंगे। सपोज ये टारगेट है, इसके ऊपर ये क्या करेंगे, घूमेंगे और एक टाइम आएगा ये आत्मघाती हमला करेंगे और इसे नष्ट कर देंगे। तो ये एक तरह से वेपन ही है। यह सामान्य मिसाइल की तरह सीधा हमला नहीं करते बल्कि टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत देर तक उसके पास रहते हैं, फिर ये खुद जाकर वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह हो जाते हैं, जैसे खुद जाओ और वहीं पे जाके ब्लास्ट हो जाओ तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बात होती है लुटेरिंग म्यूनिशंस की। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बात कर रहा है क्या कि IAI हारोप ड्रोन अपने लक्ष्य को भेदने के बाद स्वयं को नष्ट कर देता है। ये बात एकदम सही है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके बारे में देखा ही। दूसरा, इसका ऑपरेशन रेंज 1000 किलोमीटर तक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ये इसको कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है बेसिकली। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न बात करेगा रूस में 2025 में विक्ट्री डे परेड के बारे में कि 10,000 से अधिक सैनिकों ने मॉस्को परेड में भाग लिया। एकदम बात सही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि पुतिन ने भाषण में यूक्रेन ऑपरेशन की तुलना महान देशभक्ति युद्ध से की है। तो ये भी है ऑपरेशन सही है, ये भी बात सही, स्टेटमेंट सही है। तीसरा, NATO नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था लेकिन उपस्थिति होने से मना कर दिया। क्या ऐसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था NATO को। बेसिकली हम बात करें यहाँ पर NATO, अब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। रूस बेसिकली यूक्रेन का युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए इस परेड का हवाला भी देता है और केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। NATO के बारे में देखें तो एक सैन्य अलायंस है जिसको 1949 में बनाया गया था। इसका
बेसिकली पर्पज ये था कि पश्चिमी देश की जो सामूहिक सुरक्षा है इसको सुनिश्चित किया जाए और सोवियत संघ के विस्तार को यहाँ पर रोका जाए, इस संदर्भ में से बनाया गया था। और शुरुआत में से 31 देश शामिल थे, बाद में आप देखेंगे फिनलैंड इसमें और स्वीडन 2024 में नवीनतम जो सदस्य स्वीडन यहाँ पे शामिल हुआ 2024 में। और ये आर्टिकल 5 इसमें अंदर प्रावधान है सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। इस संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है। अगला प्रश्न बात करेंगे 2020 का सोशल सिक्योरिटी कोड ब्लू स्मार्ट हड़ताल के बाद सभी गिग वर्कर्स को कानूनी रूप से लागू करने के लिए लाभ प्रदान किए गए। अब इस संदर्भ में अगला आर्टिकल बात कर रहा है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है गलत है। 2020 का सोशल सिक्योरिटी कोड ब्लू स्मार्ट हड़ताल के बाद सभी गिग वर्कर को कानूनी रूप से लागू करने के लिए लाभ प्रदान नहीं करता, बल्कि ये सीमित लाभ प्रदान करता है। वहीं कोड ने भारतीय कानून में पहली बार गिग वर्कर्स को अपनी परिभाषा में स्वीकार किया, तो ये बात यहाँ पे सही है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट है, तो कारण इसका सही है। ये यहाँ पे गलत है, कोड ने गिग वर्कर्स को स्वीकार किया लेकिन इसे पूरे देश में कानूनी गारंटी इसकी लागू नहीं की है। फिर मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। युद्धकालीन ब्लैकआउट्स का सैन्य व मानसिक महत्व, विशेषकर आधुनिक ड्रोन युद्ध के संदर्भ में विचार करना है। तो परिचय में आपको बताना है सबसे पहले कि युद्धकालीन ब्लैकआउट्स होते क्या हैं। एक तरह से स्ट्रैटेजी होती है जिसमें शत्रु की जो पहचान है, शत्रु का जो हमले का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ऐतिहासिक रूप से हवाई बमबारी के दौरान उपयोग की गई इस रणनीति में आधुनिक ड्रोन युद्ध के युग में नई प्रासंगिकता प्राप्त की है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में हम बताएंगे कि सैन्य महत्व क्या है इसका, फिर मानसिक प्रभाव पर क्या महत्व है इसका, फिर उसकी सीमाएं भी हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सैन्य महत्व के बारे में बताएंगे कि लक्ष्य को छिपाना, ब्लैकआउट्स में बेसिकली बुनियादी ढांचे को छिपा लिया जाता है। और दूसरा नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें नागरिक क्षेत्र में ब्लैकआउट्स किया गया है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना वहाँ पे आसान नहीं होता है। फिर इसके अतिरिक्त मानसिक प्रभाव भी इसके दिखाई देते हैं, चिंता, विघटन। अब आधुनिक युद्ध में इसका क्या है कि सीमितता भी, क्योंकि आप देखेंगे इंफ्रारेड वेव्स हैं, थर्मल इमेजिंग, रेडार मानचित्रण के जरिए लाइट बंद भी रहेगी तो भी यहाँ पे पता चल जाता है कि उस लोकेशन में रिहायशी इलाके हैं या कौन से इलाके हैं, किस तरफ से यहाँ पे पता चल जाता है। नागरिक कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती हैं, उनके जो आम जीवन वो बाधित होता है, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ बाधित हो। पता चला कि हॉस्पिटल में लाइट ही बंद है, अब इससे क्या होगी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। उदाहरण इसके देखने को मिले यूक्रेन रूस संघर्ष में कई बार ऐसा देखने को मिला है। फिर भारत पाकिस्तान तनाव 2025 में भी यह देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में और में जो ब्लैकआउट्स है लागू किए गए हैं। फिर निष्कर्ष में देखें तो आप यहाँ पे बताएंगे ब्लैकआउट सभी रणनीतिक रक्षा के उपाय के रूप में काम करते हैं, जो शत्रु की हमला को सटीकता को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है वो बात करें भारत में बढ़ता हुआ लुटेरिंग म्यूनिशंस का उपयोग उसके रक्षा सिद्धांतों में बदलाव को दर्शाता है। आधुनिक युद्ध में लुटेरिंग म्यूनिशंस द्वारा उत्पन्न रणनीतिक लाभ व नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करें। इस संबंध में आर्टिकल आपको बताना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बताना है कि आखिर ये होता क्या है। तो एक आत्मघाती ड्रोन है, इससे पहले आपको बताना है कि आत्मघाती ड्रोन है जो जाता है और अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और जाके उसी पर ब्लास्ट हो जाता है, इससे उस ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जो मानव हानि है वह नहीं देखने को मिलती, संघर्ष देखने को नहीं मिलता। एक हम देखें एक तरह का बम ही है और जाके वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी प्रभावी है। मुख्य भाग इसके बताएं किसी के रणनीतिक लाभ है, वास्तविक समय पर निगरानी करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मानव सैनिक को कम जोखिम करता है जैसा कि हमने बताया। साथ ही लागत प्रभावशीलता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं आती है। और अगर देखें इससे लागत प्रभावी यहाँ पे रहता है, सटीक लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करता है, सटीक लक्ष्य यहाँ पे टारगेट करता है। अब इसमें हालांकि भारतीय सेनाओं के संबंध में काफ़ी मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान की जो लोकेशंस है उसको हमला करना, आतंकवादी शिविरों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर सीमा सुरक्षा के जो वृद्धि है उसमें भी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण निभाया कि अगर उधर से कोई विमान आ रहा है उसके ऊपर जाकर उसी ऊपर ब्लास्ट हो जाना आइडेंटिफाई करके, तो इस संबंध में भी इसने काफ़ी चीज़ें निभाई हैं। हालांकि इसमें संबंधी कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं अगर देखें नैतिक चिंताएं हैं कि अब उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि खुद जाके ब्लास्ट हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि दोस्त का विमान है या दुश्मन का विमान है, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर भी ऐसे खतरे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लड़ाई की सीमाओं पर धुंधलापन देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानक भी अगर देखें इसके खिलाफ यहाँ पे बात करते हैं। अब हम निष्कर्ष में बताएंगे भारत लुटेरिंग कमीशन को अपनाना सटीक युद्ध में एक महत्वपूर्ण कदम है, शत्रुतापूर्ण बलों को खिलाफ निवारण शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि उनके उपयोग चारों ओर नैतिक कानूनी जटिलताएं, स्पष्ट परिचालन, दिशा निर्देश, पारदर्शी जिम्मेदारी, वैश्विक शस्त्र नियंत्रण चर्चाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो इस संबंध में यहाँ पे आपको बात करनी है। तो आज के प्रश्नोत्तर चर्चा में इतना ही, तब तक